अरे ये तो हमारा हो गया था। हाँ ये लिखे, यहाँ तक लिखो। सत्रह सौ सात में, ये सारा बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी बातें बता दी है। औरंगजेब जो है मेरे बच्चे, इसका जो था, उत्तर मुगल काल में लिखाऊंगी, वहीं लिखेंगे। इसके जो है मेरे बच्चे यहाँ बंगाल में दो डिवाइड किए थे, एक दीवान था और एक सूबेदार था औरंगजेब का। औरंगजेब का क्या था, यहाँ एक दीवान था और एक आध था सूबेदार का पद था। जब अंग्रेज यहाँ आते हैं उस टाइम किसका था, 1707 में मृत्यु हो जाती है किसकी, औरंगजेब की। यहाँ का सूबेदार था। दीवान होता है मेरे बच्चे जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है, सूबेदार होता है जो और देख रेख करता है। तो इसमें जो सूबेदार था वो मेरे बच्चे मुसरिद अली खां था। अली खां था, मुसरिद अली खां औरंगजेब का क्या था, सूबेदार था, बंगाल के क्षेत्र में था। अंग्रेजों का पढ़ रहे हैं तो वहां पता होना चाहिए। सूबेदार को जो है बंगाल का सूबेदार था कौन, मुसरिद अली खान। उसको पता था भी उसके बेटे निकम में कोई अस्तित्व बना लिया, किसने, मुसरिद अली खान ने।
बंगाल का क्षेत्र अपने हक में ले लिया। पहले वो किसके काम करता था? औरंगजेब के काम करता। इसमें आया करते थे। और बिहार से अलग हुए हैं कौन? झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वो सारा एरिया इसी में था। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो पूरा जो है अलग अलग रूप में जो कहते हैं ना, जब शेर जंगल का शेर गुजर जाता है तो हर कोई अपने आप को राजा घोषित कर देता है। तो जो है मेरे बच्चे, पूरे भारत में अलग अलग जो रियासतें बन गई थी। तो मेरे बच्चे तुम एक मानचित्र से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करोगे। मैं थोड़ा सा भारत का मानचित्र बना देती हूँ। ऐसे हम पूरा नहीं बनाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे। ये भारत का बन गया, उत्तर भारत हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया और दक्षिण भारत हो गया। तो इसमें रियासतें क्या थी मेरे बच्चे? इधर जो दिल्ली वाली थी, दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा? औरंगजेब। उसके बाद इधर रियासत बनेगी अवध। अवध यूपी वाले क्षेत्र में। यहां मेरे बच्चे बंगाल की रियासत आ गई, बंगाल बनी गया। उसके बाद यहां अगर देखोगे मेरे बच्चे, हैदराबाद। हैदराबाद बड़ी रियासत है मेरे बच्चे, हैदराबाद। हैदराबाद से इधर करोगे मेरे बच्चे मद्रास। इधर बात करें मसूर मेरे बच्चे, मैसूर। इधर बात करें मेरे बच्चे सिख। ये रियासतें अलग अलग जो है। और बीच में राजस्थान, इधर वाले राजस्थान एरिया की बात करें मेरे बच्चे, सिख थोड़ा सा ऊपर लगा लेना, थोड़ा सा ऊपर वाला दे देना, क्योंकि यहाँ राजस्थान आ जाता है ना थोड़ा सा। यहाँ राजपूत वंश और यहाँ आ जाएंगे सिख। ऐसे पूरा भारत जो है अपनी अपनी रियासतों में बंट जाएगा। इधर दिल्ली है, ये ध्यान रखना है, उत्तर भारत में इधर दिल्ली है। दिल्ली वाला तो चल ही रहा, दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। दिल्ली से इधर अवध का। हम अब मैं तुम्हें अब जैसे बंगाल का पढ़ाऊंगी तो तुम्हें बताऊंगी अवध का नवाब उसमें शामिल था, जिसमें सिराजुद्दौला और उनकी बात करेंगे।
सुजाउद्दौला की बात करेंगे, उनकी बात करेंगे, तब तुम्हें मैं बताऊंगी भी अवध के नवाब हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना भाई अवध कैसे आया। उसके बाद बंगाल का हम करेंगे, उसके बाद हैदराबाद रियासत करेंगे, मद्रास का करेंगे, मैसूर करेंगे, मैसूर अंगल युद्ध भी पढ़ेंगे। मैसूर जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है बच्चे, अगर पूछे कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है, मैसूर था। उधर जो है राजपूत बस जो है राजस्थान के कुछ आएंगे साथ में। उधर जो है मेरे बच्चे सिख आएंगे, हम सिखों का पढ़ेंगे। सिख जो है आंगल युद्ध पढ़ेंगे, सिख है आंगल युद्ध पढ़ेंगे भी। सिख के जो कुछ गुरु लड़ेंगे और कुछ जो है अंग्रेज लड़ेंगे, और कुछ जो सिख के जो है पंजाब क्षेत्र के जो राजा रहे वो लड़ेंगे। ठीक है, अरे क्लियर है? तो ऐसे अब तुम्हें समझ में आ जाएगा ना। ये तुम्हें लिखना है, बनाना है इस तरीके से, ताकि तुम्हें पता चले भी कहां कहां क्या क्या रियासतें थी। क्लियर है? बना लिया भी तुमने? खुद बना लो मेरे बच्चे, बैठे ना रहो, तभी तो तुम्हारी याद नहीं होती हर चीज। बना लो इसको, मेरे तो याद ही है। इस तरीके से बना लो ताकि हर चीज आपके क्लियर हो। यहाँ हैदराबाद का मैं तो कुछ तुम्हें यही साथ ही बता दूंगी। बनाओ, जल्दी बनाओ, हमें बहुत कुछ करना है। इसके साथ इधर ही लिख देते हैं ना उत्तर मुगल का। जल्दी बनाओ, बना लिया? लिखो। अब सुनो, हैदराबाद का तो सुन लो, बंगाल का हम करेंगे। हैदराबाद रियासत थी मेरे बच्चे, ये भारत की लंबे टाइम तक रियासत चलेगी। जैसी रियासत जहां अलग से राजा, रियासतों का मतलब होता है अलग राजा बैठा हो, हैदराबाद रियासत। ये हैदराबाद रियासत जो है मेरे बच्चे, अगर तुम बात करो इस हैदराबाद रियासत को, अगर जब जैसे ही 1947 में हमारा भारत आजाद होगा, तब भी एक रियासत होगी सबसे बड़ी रियासतों में। जैसे मैं तुम्हें पॉलिटी पढ़ाऊंगी तो वहां, जैसे मैं तुम्हें संविधान सभा का जिक्र करूंगी, संविधान सभा में हम जिक्र करेंगे तो सीटों का जिक्र करेंगे। 389 सीट जो 389 है सीटें होगी, वो 389 सीटें होगी, उसमें से 93 सीट किन की होगी, रियासतों की होगी, देसी रियासतें, जिसमें 93 जो सीटें लेके आएगा। तब मैं तुम्हें बताऊंगी भी उनमें सबसे बड़ी रियासत जो थी वो कौन सी थी, हैदराबाद रियासत थी। और हैदराबाद रियासत को भारत में विलय किया गया, क्योंकि यहाँ जो है ये कहेंगे संविधान बन रहा होगा। अरे संविधान सभा बनी, संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बनी, तो लोग उसमें शामिल हुए भी। कौन चाहता है, तो उन देसी रियासतों ने क्या कर दिया, मना कर दिया भी हमें कोई संविधान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन राजाओं को पता था संविधान बनेगा तो सबके लिए कानून समान होगा। अरे संविधान तो सबके लिए समान है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, ऊंच हो, नीच हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी का ही हो, सभी के लिए समान है। उन राजाओं को पता था तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, तुम्हारा जो है साफ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मेरे हमें कोई संविधान की जरूरत नहीं है, तो देसी रियासतें उसमें शामिल नहीं होगी। बाद में जैसे हमारा देश आजाद हो जाएगा, संविधान बन जाएगा, उससे पहले जैसे आजाद होगा, 47 में आजाद हो जाएगा, तो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना होगा आपने, उनको गृह मंत्रालय दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के तहत, गृह मंत्रालय का मीनिंग होता है बच्चे, गृह मंत्री वर्तमान में कौन है, अमित शाह। गृह मंत्री का मतलब होता है पूरा घर को संभाल के रखना। गृह मंत्री का मतलब होता है पूरे घर को संभाल के रखना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिम्मेदारी थी भी पूरे भारत को एक करना। वो इधर हैदराबाद रियासत में आता है राजा के पास और कहता है भी शामिल हो जा, तो हैदराबाद के राजा कहते हैं भी नहीं शामिल है, नहीं होंगे। फिर जो है क्या समझाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसे ईमानदारी से समझाता है भी तुम ऐसे मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो दूसरा हथियार है हमारे पास मनाने का। तो इधर वो सेना भेजता है और जो है एक पोलो लेके आते हैं मेरे बच्चे। यहाँ हैदराबाद रियासत को बनाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ऑपरेशन पोलो जो कब लाया गया मेरे बच्चे, 1948 में लाया गया। किस रियासत को मिलाने के लिए, हैदराबाद रियासत को मिलाने के लिए। लेके कौन आए मेरे बच्चे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने चलाया, सरदार वल्लभ भाई
पटेल। तो एग्जाम में बहुत बार आता है, स्टार लगाना, बॉक्स बना के लिख, बॉक्स बना देना इसके बाद, जैसे मैं बना के लिखा। ये बात मुख्य है। भी हैदराबाद को विलय करने वाला कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ऑपरेशन कौन सा? पोलो। कब चला? 1948 में। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम, तो ये तुम्हें ध्यान रखना। ये हम बाद में जैसे करेंगे, हैदराबाद का आएंगे तब पढ़ेंगे। ये बात मेन थी तो मैंने ये तुम्हें साथ करा दी। उसके बाद जो है मेरे बच्चे, अब जो है हमारा, हम उत्तर मुगल काल पढ़ लेते हैं, उसके साथ कुछ बातें पढ़ेंगे, फिर बंगाल का पढ़ेंगे। लिखो मेरे बच्चे, उत्तर मुगल काल। मैं इकट्ठे लिखा देती हूँ सारे। उत्तर है मुगल काल। उत्तर मुगल काल में पहला जो आया मेरे बच्चे, कौन आया? पहला कौन बन के आया अभी? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम मेरे बच्चे। तो कब आएगा? 1707 पे गद्दी पे बैठेगा और 1712 तक रहेगा। कब आएगा? 1707 पे ये गद्दी पे बैठेगा। रहेगा। इसके बारे में कोई खास बात नहीं है, बस खास इतनी बात है, ओ बेटे थे, ठीक है मेरे बच्चे। मुंह आजम, इसका नाम क्या था? मुंह आजम था। ये मुंह आजम से ये तीनों भाइयों को पराजित करके और उपाधि लेगा बहादुर शाह की। बस इतना ध्यान रखना, खुद ही लेगा उपाधि, खुद ही लेगा। तीनों भाइयों को पराजित करेगा और खुद उपाधि क्या लेगा? बहादुर शाह की। तो ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि द्वितीय जो अंतिम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में, तब बहादुर शाह द्वितीय आएगा। ठीक है। दूसरा जो लिखो मेरे बच्चे, उत्तर मुगल काल में दूसरा आ जाता है मेरे बच्चे, जहादार शाह। जहादार शाह ये मेरे बच्चे 1712 से 1713 आएगा। उसके बाद तीसरा लिखो मेरे बच्चे, इनकी कहानी इकट्ठी कट्ठी है, मैं सारी इकट्ठी बता दूंगी, पहले लिख लो सारे। तुर्कसियार आएगा। ये 1713 से मेरे बच्चे 1719 रहेगा। तुर्कसियार के बाद आएगा, सारे इकट्ठे लिख लो, मोहम्मद शाह आएगा, जो 19 से 48 रहेगा। सत्रह सौ 19 से 1748 तक रहेगा। उसके बाद जो है मेरे बच्चे, नेक्स्ट जो आएगा, अहमद शाह बहादुर आएगा, जो 48 से 54 रहेगा। अहमद शाह बहादुर आएगा, जो 1748 से 1754 रहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आएगा मेरे बच्चे, आलमगीर जो है 59 रहेगा। आलम शाह, आलमगीर बताया ना, ठीक है, आलमगीर लिखना। आलमगीर द्वितीय आएगा। आलमगीर द्वितीय आएगा, जो 1754 से 59 रहेगा। 59 बोला ना, लिख लो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोल दूंगी, सही लिखना है। फिर शाह आलम द्वितीय आएगा, जो 59 से 1806 रहेगा। शाह आलम द्वितीय आएगा, जो 1759 से 1806 रहेगा। उसके बाद आएगा अकबर द्वितीय आएगा, जो 1806 से 1837 रहेगा।
अकबर द्वितीय आएगा जो 1806 से 1837 रहेगा। उसके बाद जो है अंतिम आएगा बहादुर शाह द्वितीय मेरे बच्चे, जो 1837 से 1857 तक तो दिल्ली की गद्दी पर रहेगा, परंतु इसकी मृत्यु जो होगी मेरे बच्चे वो 1862। लिख लो, एक बार सारे लिख लो, फिर इनके बारे में मेन बातें हैं, ताकि ये आपकी पीपीटी बन गई, आगे पीछे नाम ना हो जाए। मैंने सारे इकट्ठे लिख दिए, ये लिखो, सारे इकट्ठे लिख लो। अब इनके बारे में मेन बातें वो हम लिख लेंगे, ये सारा नहीं पढ़ेंगे डीपली। जल्दी लिखो। हो गया मेरे बच्चे? अब लिखो मेरे बच्चे, इनके बारे में मेन बातें पढ़ लेते हैं। हो गया ना सभी का? अरे किसी बच्चे का कुछ रहता नहीं है। अब सुन लो और लिख लो, बस पॉइंट टू पॉइंट है, एक एक दो पॉइंट है इन सभी के। मेरे बच्चे कौन आता है? बहादुर शाह प्रथम आता है, जो 1707 में आता है और 12 तक रहता है। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में तुम्हें बहादुर शाह की उपाधि ली, इन्होंने खुद ली। क्यों ली? अपने जो है भाइयों को पराजित करके ली थी। ठीक है, उसके बाद जो है ये डचों को सहमति देगा, वो कोई खास बात नहीं है, पूछेगा नहीं। उसके बाद आता है जहांदार। जहांदार जो है मेरे बच्चे, इसने जो क्या किया, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? लंपट है मूर्ख कहा जाता है, इसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? इसने कार्य किया था मेरे बच्चे, जहांदार ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। किसको? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अब तुम बताओ मेरे बच्चे, जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने शुरुआत की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर की शुरुआत की। उसके बाद बंद किसने किया? अकबर ने। उसके बाद जो है शुरुआत फिर कौन करेगा? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद बंद कौन करेगा? जहांदार। आगे जो और पढ़ेंगे उसके बाद और शुरुआत करेगा। तो इसके बारे में जजिया कर जो समाप्त करने वाला कौन है? जहांदार है। उसके बाद आता है पुरुक्षयार। पुरुक्षयार से मेरे बच्चे एक कहानी पढ़नी है। अभी इसकी मृत्यु इतनी छोटे से टाइम में क्यों होगी? तो एक सेहत बंधुओं का नाम आता है, सुन लो पहले कहानी फिर लिखना। सेहत बंधु मेरे बच्चे, सेहत बंधु दो भाई थे मेरे बच्चे। उसमें जो नाम लिखो मेरे बच्चे, रफी उद दरजात, रफी दर, रफी उद, उद लिखना, उद दरजात। और एक है मेरे बच्चे रफी उद दौला। ये दो सेहत बंधु है, मतलब संत है। क्या है ये? संत है, और दोनों भाई है। दोनों क्या है? ये भाई है। इन्होंने क्या किया मेरे बच्चे, ये इसी के शासनकाल में है, मुगलों के शासनकाल में रह रहे हैं संत। तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, पुरुक्षयार को साथ लिया। पुरुक्षयार के साथ इन्होंने मिलके जो है हत्या करवा देगा किसकी? जहांदार की। किसके साथ मिलकर? ये पुरुक्षयार के साथ मिलकर है, उसकी हत्या कर देंगे। किसकी? जहांदार की। जहांदार की। उसके बाद जो ये क्या करेंगे मेरे बच्चे, पुरुक्षयार को क्या बना देंगे?
उसको राजा बना देंगे, उसको उत्तराधिकारी बना देंगे। ठीक है, 1713 में कौन बनाएंगे? सैयद बंधु। कौन बनाएंगे? सैयद बंधु मिलेंगे इनके साथ और जहादार की हत्या करवा देंगे। तो सैयद बंधुओं का नाम पूछा जाता है, भी जो जहादार की मृत्यु जो करवाई थी वो सैयद बंधुओं के साथ पुरुषयार ने अपने भाई की, जो उनके अपने उत्तराधिकारी की जो मृत्यु कर दी थी, किसकी? जहादार की। पुरुषयार के साथ कौन मिलते हैं? सैयद बंधु मिलते हैं। सैयद बंधुओं का नाम पूछ सकता है। ये वो सैयद बंधु बाद में मेरे बच्चे इनको ये बात, ये इनके शासनकाल में रहते हैं, सब कुछ पुरुषयार इनका ही लेन देन है, सब कुछ जिन्होंने जो इसको शासन दिलाया। तो पुरुषयार क्या करते थे? पुरुषयार क्या करता है? जैसा सैयद बंधु ये बोलते हैं, यही बात है, वही काम करता है। परंतु ये जो है मेरे बच्चे अंग्रेजों के लिए पुरुषयार एक शाही फरमान जारी करेगा। तुम्हें याद रखना, जब मैं तुम्हें अंग्रेजों का जो हम साम्राज्य विस्तार पढ़ेंगे तो वहां तुम्हें बीच में एक मैं लाइन लिखाऊंगी भी, पुरुषयार ने, मुगल बादशाह पुरुषयार ने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया। पुरुषयार ने 1717 में एक शाही फरमान जारी करता है। शाही फरमान है, जारी करता है। शाही फरमान जो है किस मुगल बादशाह ने जारी किया था? किसने? पुरुषयार ने किया। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। यह शाही फरमान क्या है? कोई बच्चा बताएगा? पुराना बच्चा बैठा हो जिसने पढ़ी है मेरे से पुरानी आधुनिक बात। इसमें ये क्या करेगा? बंगाल का क्षेत्र है उसको बेच देगा, सूरत वाला है 3000 में बेच देगा। ये मतलब उसके लिए शाही फरमान क्या था? फ्री कर देना, अंग्रेजों के लिए खुली छूट दे दी। तो तुम्हें शाही फरमान पूछेगा ना, ये पूछेगा कितने की छूट की, कुछ नहीं पूछेगा, ये पूछेगा भी शाही फरमान जो है जारी किसने किया। वहां जब मैं ये अंग्रेजों का जब पढ़ा रही होंगी वहां तुम्हें बताऊंगी इसमें शाही फरमान में उन्होंने क्या क्या किया। सिर्फ यहां इतना याद रखना है, पुरुषयार ने क्या फरमान जारी किया था, कब किया? इसी के शासनकाल में आ रहा है मेरे बच्चे, ध्यान रखना। ठीक है, तुम्हें याद रह जाएगा। इसका शासनकाल कब है? 1713 से 19। जहां हम पढ़ेंगे वहां शाही फरमान भी पुरुषयार ने किया। तो तुमसे पूछूंगी भी इनमें से ऑप्शन आए तुम्हारे सामने भी कौन को कब कब किया, तो तुम्हें पता ही है भी 13 से लेके 19 तक वो सारा ही रहा था। तो बीच में कब किया उन्होंने? 1717 में शाही फरमान जारी किया। अंग्रेजों के लिए उन्होंने जो है व्यापार के लिए रास्ते खोल दिए थे। ठीक है मेरे बच्चे, अरे क्लियर है? अब जो है मेरे बच्चे ये क्या करेंगे, दोनों भाई मिलके इसके साथ मिल जाएंगे मोहम्मद शाह के और पुरुषयार की हत्या कर देंगे, पुरुषयार की मृत्यु हो जाएगी। फिर उसके बाद 19 में ये दोनों भाई बैठेंगे, 1719 में ये दोनों भाई गद्दी पे बैठे। इनकी मृत्यु, सैयद बंधुओं की मृत्यु किसके कारण हुई थी? तपेदिक के कारण हुई थी। तपेदिक के कारण है इन दोनों भाइयों की कुछ एक महीनों के बाद। अरे टीबी जानते हो सारे? अब तो कम हो गया क्योंकि टीके वगैरह चल गए, पहले टीबी तो बस जो था वो पूरा समाप्त हो जाता था टीबी। जाते थे और ये भी देखा जाता था रिश्तेदारों में टीबी है या नहीं है, थोड़ा सा हो जाए। अब भी हो जाता है तो पूछा जाता है कभी टीबी के मरीज से, जैसे पूछना तो पूछता है तुम्हारे पूर्वजों में किसी की रही हो। फिर टीबी मरीज के जो है बर्तन वगैरह अलग रखते हैं हम, उनको जो है भाप से ठीक है। 19 में दोनों निपट गए। उन्होंने बेईमानी की है ना, वैसे कहने में संत थे, बेईमानी कर गए ना। बेईमानी करते ही तो 19 में दोनों भाइयों ने क्या किया? उन्होंने क्या शासन लिया? नहीं, कुछ एक महीनों में दोनों रहे, दोनों ही निपट गए। उसके बाद ये बात मोहम्मद शाह रंगीला को पता चल जाती है। अब आएगा मोहम्मद शाह, इसको मोहम्मद शाह, क्लियर में बच्चे लिख लिया ना वो?
अब उस पुरुषयार के बाद कौन बादशाह बनेगा? ये मुगल काल है, सारे सारे मुगल है ये, ठीक है। मोहम्मद शाह, इसे मोहम्मद शाह रंगीला भी बोला जाता है, इसे मोहम्मद शाह रंगीला भी बोला। ये तुमसे पूछ सकता है किसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता? रंगीला मतलब बताओ रे, रंगीला मतलब तुम कोई मीनिंग होगा, जरूरी नहीं है ये बताई वही हो, मैं बताऊंगी वही हो। हाँ, मस्ती में अपनी, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी का, बस अपनी एंजॉय करता, नशा में धत पूरा फुल, मतलब तुमने कई रंगीले देखे होंगे, आजकल तो कई रंगीले मिल जाएंगे तुम्हें, है ना, मस्ती में बिल्कुल। हाँ, तो वो अपने मतलब अपनी मस्ती में, चाहे खाने पीने का प्रबंध हो ना हो, कहते हैं ना शराबी के पास रोटी ना हो दारू आ जाती है, कैसे प्रबंध हो, और पिला देते हैं उसको। ये भी तो देखो, रोटी नहीं खिला सकते, रोटी खिलाई तो बता देंगे मैंने रोटी खिलाई, शराब पिलाई नहीं बताएंगे। शराब पिलाते हैं ना, वो नहीं बताएंगे भी मैंने पिलाई है, नहीं मैंने तो पिलाई नहीं, मत पीता ही नहीं खुद तो ये बात सही बात है मेरे बच्चे। शराबी को शराब मिल जाती है, शाम तक कैसे मिली, एडजस्ट कर लेगा, खाना एडजस्ट नहीं होता उससे। तो ये जो है मेरे बच्चे बड़ी गलत बात है। तो मोहम्मद शाह रंगीला इसलिए इसे रंगीला नाम दिया गया, परंतु इनके बीच में एक कहानी घटती है मेरे बच्चे। देखो इनका टाइम पीरियड क्या है, 1719 और है 48, बीच में कौन सी कहानी घटेगी? नादिर शाह आएगा। कब आएगा नादिर शाह बताओ? करनाल की तीसरी लड़ाई पढ़ते हो ना, करनाल का तीसरा युद्ध, जिसे तराइन, तराइन वाला क्षेत्र, तराइन की पहली दो लड़ाई पढ़ चुके हैं ना हम, पहले मैं थोड़ा सा पहले वाला रिपीट करा देती हूँ। तराइन मेरे बच्चे, तराइन का क्षेत्र, तराइन जो है मेरे बच्चे, ये जो क्षेत्र पड़ता है ये करनाल वाला क्षेत्र था तराइन का। तराइन में दो लड़ाइयां हम पढ़ चुके हैं, एक कब पड़ा 1191 में, 1191 में, एक 1192 में। पहले मैं इनको रिवीजन करा देती हूँ, तुम्हारे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किनके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। कौन जीत जाता है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को क्या कर देता है? माफ कर देता है और वो गौर वापिस से चला जाता है। उसके बाद जो है मेरे बच्चे पृथ्वीराज चौहान जो शादी कर लेता है शिवंगीता से, जो किसकी बेटी थी? जयचंद की बेटी थी। वो उससे नाराज था उसके पिता, तो वो मोहम्मद गौरी को समाचार भेजता है अभी तू आजा मैं तेरे साथ हूँ। तो दूसरी तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1192 में हुआ था। इस बार जो है कौन जीत जाता है? मोहम्मद गौरी जीत जाएगा, क्योंकि हमारा देश आजाद कभी भी हो सकता था, इतना हमारे देश में काबिलियत थी, आज भी है। एक हमारी खास बात हम पहले कभी बार नहीं करते, हिंदुओं की खास बात है। मैं ये नहीं कहूंगी भी अलग अलग धर्म के बैठे हो, कोई बच्चा कह दे भी हिंदू है मैडम तो हिंदुओं की बात कर रही है, सारे धर्म, मतलब हम भाई भाई थे, हमारे में कोई नहीं था भाई कोई कौन सिख है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, सारे एक जैसे थे। हमारे में इतनी काबिलियत थी, आज भी है, हम किसी भी बार नहीं करते, परंतु बार दोबारा हम उसका जो है लेते हैं। तो हमारे ये खास बात हमारे भारतीयों में, अगर हमसे कोई घर पूछ ले ना किसी का घर कहाँ है तो हम उसको छोड़ के आ सकते हैं, इतनी हमारे में वो भरी है मतलब भावनाएं। हमें ये नहीं सोचते हमारा टाइम वेस्ट होगा, उसको कहेंगे तू बिठा मेरे को साथ, गाड़ी की ताकि खोल, बैठते हैं और उसको घर छोड़ाते हैं भी, ये है उसका घर, चाहे फिर पैदल ही आना पड़े। अरे छोड़ के आएंगे तब, एक बार तो गाड़ी में चले जाएंगे फिर पैदल ही आएंगे। तो ये हमारे में काबिलियत है, अच्छी बात भी है। परंतु दूसरी बात ये है मेरे बच्चे, हम ना जल्दी फूल जाते हैं। अगर मतलब झगड़ा हो रहा है तो हम साथ दे देते हैं। तो लगभग अंग्रेजों का अधिकार करना भारतीयों का साथ देना था। भी कुछ एक भारतीयों ने बहुत साथ दिया था अंग्रेजों का, तभी अंग्रेज टिक पाए थे, नहीं तो 1857 की क्रांति में निपटारा हो जाता। इधर देखो मेरे बच्चे, यहाँ यही सौदा हो रहा है। इधर जो है जयचंद किसकी? मोहम्मद गौरी की सहायता कर रहा है, पृथ्वीराज चौहान को हरा रहा है। उन्होंने क्या फायदा? अभी शादी तो होगी, अगर पृथ्वीराज चौहान मारा ही जाता है तो तेरी बेटी का जो है सुहाग उजड़ेगा। क्या अगर वो इतनी समझदारी दिखाता तो क्या दिक्कत थी? पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलता और कुछ जो है कहीं का जो है सूबेदार नवाब बन के रह जाता। गौरी को बुलाता है, फिर गौरी क्या करता है मेरे बच्चे? 1194 में कहता है आजा तेरा ही निपटारा करूंगा। कौन सा युद्ध?
चंदावर का युद्ध, जयचंद के साथ और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होता है। जयचंद को कौन मार देता है? मोहम्मद गौरी मार देता है। तो अंग्रेज जो है जो था वो तो वही होता है, कहते हैं ना, बताइए वही दोस्त होता है, वही है। राजा महाराजा में प्रशंसा तो सभी ने की, खाना पहनना था, मतलब यही था, हमें दोस्ती से वही होती है जो क्या बताएं, कमी बताएं। अब मेरे बच्चे तराइन के दोनों युद्ध हो गए ना, कब हुए? तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध है 1191 में, तराइन का सेकंड युद्ध है, थर्ड युद्ध है 39 में, 1739 में। तीनों तराइन के युद्ध तुम्हें दे देगा और मिलान पूछ लेगा, तीनों संधि होंगे। तो तराइन के जो है इन्हें करनाल का युद्ध भी बोला जाता है, क्योंकि तराइन का जो क्षेत्र है वो करनाल में पड़ता है वर्तमान में, ठीक है। तो करनाल का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1739 में हुआ। ये क्लियर है? कौन राजा था यहाँ? कौन बैठा है? मोहम्मद शाह बैठा है, मोहम्मद शाह रंगीला बैठा है, परंतु युद्ध करने कौन आया है? फारस का राजा नादिर शाह। लिखो, युद्ध तो होगा ना, किन के बीच में होगा? करनाल की तीसरी लड़ाई होती है मेरे बच्चे, मोहम्मद शाह रंगीला और जो है नादिर शाह। तो कहां का राजा है? फारस का, फारस का शासक है नादिर शाह। और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध कब होगा? 1739 में होगा। कब होगा? 1739 में होगा। अरे क्लियर है? चल, अब जो है मेरे बच्चे मोहम्मद शाह रंगीला, उसको क्या मतलब है? बहुत, अरे पीछे ये कौन देख रहा है? काम है? कोई बात नहीं मेरे बच्चे, फिर तेरे साथ बैठा ना वो भी तो तेरी तरफ देख रहा है। सुनो रे, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच नादिर शाह आता है, यहाँ आक्रमण करता है भारत पे। कब? 39 में। पर यहाँ क्या है, मोहम्मद शाह रंगीला कहता है भाई तेरे को लेके जाना ना, तू ले जा, मेरी हिम्मत नहीं है तेरे सामने लड़ने की।
ऐसे हमारे राजा थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला उसके सामने कोई कदम नहीं उठाता है। नादिर शाह बड़ा मारकाट मचाता है। नादिर शाह अपने साथ दो चीजें लेके जाता है, एक मयूर सिंहासन मेरे बच्चे। नादिर शाह जब भारत से वापिस जाता है कहां, पारस, तो क्या लेके जाता है, मयूर सिंहासन और कोई नूर हीरा, कोई नूर हीरा। तो एग्जाम में बहुत बार आता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जो नादिर शाह भारत से वापस गया फारस, तो अपने साथ क्या लेके गया था, अपने साथ दो सामान लेके गया था। एक जो है मयूर सिंहासन, जो किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, मयूर की शेप में था। दूसरा क्या लेके गया, कोई नूर हीरा लेके गया मेरे बच्चे। ये कोई नूर हीरा वापिस आएगा जब हम सिख आंगल युद्ध पढ़ेंगे, तब तुम्हें बताऊंगी भाई पंजाब के राजा जो है उसके पास वहां से फारस से राजा कोई आएगा, व्यक्ति आएगा, वो लेके आएगा और फिर वो वापिस आएगा, ये हीरा फिर वापिस जाएगा, अंग्रेजों को देंगे आप। तो नादिर शाह क्या लेके जाता है, मयूर सिंहासन और है कोई नूर हीरा अपने साथ है लेके जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत भर के आता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1739 में हुआ, किसके बीच में, नादिर शाह और है मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। ठीक है, कब होता है, 1739 में होता है। और जीतता कौन है, नादिर शाह ही जीतता है मेरे बच्चे, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला ने कोई कदम ही नहीं उठाया। उन्होंने कहा भी तेरे को भाई जो लेके जाना ले जा, तेरा ये सब कुछ, वो अपने आप में चिल था। तो जो है क्या लेके गया, मयूर सिंहासन और है कोई नूर हीरा लेके गया। क्लियर मेरे बच्चे, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बताओ रे, क्लियर मेरे बच्चे। ये जो है मेरे बच्चे जजिया कर की समाप्ति किसने की है, अरे अभी बताया है, जहादार ने किया है। पुरुषयार इसको शुरू कर देगा, परंतु मोहम्मद शाह रंगीला है ना, उसको पूरी तरह समाप्त करने वाला जजिया कर को। इसके बारे में एक लाइन और लिखो, मोहम्मद शाह रंगीला ने पूरी तरह, अपनी लैंग्वेज में लिखो, पूरी तरह समाप्त किया किसको, जजिया कर को, जजिया कर को, क्योंकि ये लिखा पड़ा था मोहम्मद शाह रंगीला। पुरुषयार उसे दोबारा शुरू कर देगा, जहां दारा शाह उसे समाप्त करेगा, पुरुषयार वापिस शुरू करेगा, परंतु पूरी तरह समाप्त कर देगा। उसके बाद जजिया कर का नाम ही नहीं आएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे, जजिया कर का कोई नाम नहीं आएगा। जजिया कर को पूरी तरह समाप्त करने वाला कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। वो पढ़ा लिखा था, उन्होंने पूरा लिखा, मोहर मारी, उसके बाद भी अब से कभी भी हिंदुस्तान में जजिया कर लागू नहीं होगा। जजिया कर क्या है मेरे बच्चे, गैर मुसलमानों से लेने वाला कर है जजिया कर। ठीक है मेरे बच्चे, अरे क्लियर है। उसके बाद मेरे बच्चे तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, बस याद रखना है भी। उसके बाद कौन आता है, अहमद शाह बहादुर आता है, 48 से 54 रहा। आलमगीर द्वितीय आता है जो 54 से 59 रहा। शाह आलम द्वितीय आता है मेरे बच्चे जो 59 से 6 तक रहा। फिर अकबर द्वितीय आता है जो 1806 से 37 तक रहा। इसके बारे में कुछ खास बातें नहीं है, तुम्हें नहीं पढ़ना। उसके बाद जो है मेरे बच्चे शाह आलम द्वितीय कान लिखा दिया, ये रहा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय अगर तुम देखो मेरे बच्चे, ये इसका टाइम पीरियड क्या है, 1759 से 1806। इसके बीच एक प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का, और जो है बक्सर का। तो ये तुम्हें मैं वहां कराऊंगी तुम्हें। ये शाह आलम याद रखना है तुम्हें। शाह आलम द्वितीय कौन है, मुगल बादशाह है। कहां बैठा है, दिल्ली की गद्दी पे बैठा है। ठीक है, इसके बीच में दोनों युद्ध आ जाएंगे। जब हम बंगाल के युद्ध करेंगे, जो अंग्रेज अपना पूरा सत्ता स्थापित कर लेंगे बंगाल में, जो बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे 1764 का, और जो उससे पहले कौन सा युद्ध पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध जो है, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। तब तुम्हें ये ध्यान रखना है, ठीक है, वहां याद करेंगे इसको। उसके बाद इसको भूल जाओ। उसके बाद है अकबर को भूल जाओ, द्वितीय को। उसके बाद आओ मेरे बच्चे बहादुर शाह द्वितीय। इसका थोड़ा हम कर लेते हैं। बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम है मुगल बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था। पहला मुगल बादशाह कौन था, बाबर था। पहला कौन था, बाबर था। अंतिम कौन था, बहादुर शाह द्वितीय।
ये मेरे बच्चे 37 से 57 की जो 1857 की क्रांति होगी, जो कब होगी मेरे बच्चे, 10 मई 1857 को जो क्रांति होगी, जिसको क्या नाम दिया जाएगा, सैनिक युद्ध या सैनिक क्रांति बोला जाता है। अलग अलग नाम दिए जाएंगे। हम 1857 की क्रांति करेंगे तब सारे नाम करेंगे। आज तुम्हें 1857 की क्रांति से याद रखना है। जो उस 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था वो बहादुर शाह जफर कर रहा था। 1857 की क्रांति का विफल होने का कारण यही था क्योंकि एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति था, बहादुर शाह जफर था, वो एक है क्या था, बुजुर्ग व्यक्ति था, वृद्ध बुढ़ा व्यक्ति था। कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। जिस कमांड जो होती है ना मेरे बच्चे, जैसे तुमने एक सुना होगा, मतलब सैनिकों में होता है जो पूरी सैनिक जो मंडली होती है, बटालियन होती है, उसको जज करने का जो होता है वो कमांडर जो क्या होना चाहिए, युवा होना चाहिए, जोश होना चाहिए उसमें। जब सामने जोश से कोई बोलेगा पीछे तभी तो सैनिक बोलेंगे ना जोश से, और सामने बूढ़ा उसे बोला ही नहीं जा रहा है तो वो भी ये बोलेंगे ना, मतलब है उसका नेतृत्व उनका क्या हो जाएगा, जो है हौसला घट जाएगा। तो हमेशा कमांड जो करते हैं वो पूरे हौसले के साथ करते हैं। तुमने पता होगा भी कितने जब ये 26 जनवरी गई है तब झांकियां निकाली गई, उसमें जो नेतृत्व कर रहे थे, अब की बार तुमने देखा हुआ खासकर लड़कियां कर रही थी। इतनी उनकी आवाज में इतना जोश भी बहुत बड़ी चीज होती है। जोश से भी मतलब हौसला आता है एकदम भी। इतने सामने कोई कमांड दे रहा है, तुम्हें जोश में बोल रहा है, तो तुम्हारे में अपने आप जो आपका शरीर इतना उत्साहित होगा भी, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही था बहादुर शाह। 1857 क्रांति का विफल होने का कारण यही मेन था क्योंकि जो हमारा कमांड कर रहा था ना, वो कौन कर रहा था, बहादुर शाह जफर कर रहा था। बहादुर शाह जफर क्या था, एक बुढ़ा व्यक्ति था। तो बहादुर शाह जफर को वो क्या बना लेंगे, बंदी बना लेंगे। बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज जो सैनिक थे, अंग्रेज है सैनिक है, जो किसी क्या बना लेंगे, इसको बंदी बना लेंगे मेरे बच्चे। बंदी बना के इसे कहां भेज देंगे, बंदी बना के इसे रेंगून की जेल भेज देंगे। रेंगून की जेल कहां पड़ती है, म्यांमार में। पास बीच में बना है, द्वीप पे बना ही है ये जेल, उसके आसपास पानी है, ना उसके कोई झरोखे हैं, पूरी खतरनाक है। तुम देखोगे यूट्यूब तुम्हें दिखा देगा। रेंगून जेल भेजा गया किसको, बहादुर शाह जफर को। कब मेरे बच्चे, 1857 में। कौन भेजेंगे, अंग्रेज भेज देंगे। उन्होंने कहा पहले इस बूढ़े को डालो, डाल दिया। यहां 18 ये कौन मेरे बच्चे, बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी। तो तुम्हें ध्यान रखना है, गद्दी तो उन्होंने 1857 में ही छुटवा ली अंग्रेजों ने। रेंगून भेज दिया गया, बंदी बनाया, जेल में भेजा, और जो उसकी मृत्यु होगी वो कब होगी, 1862 में। बूढ़ा बड़ा जी गया ना। लाइन तुम लिखो, मैं लिखाती हूँ, फिर उसके बारे में बात करेंगे। लाइन लिखो। ऐसे मुगल बादशाह जिनका मकबरा भारत से बाहर पड़ता हो। तो 3 मुगल बादशाह जिनका मकबरा भारत से बाहर पड़ता है। एक है मेरे बच्चे बाबर है, जिनका मकबरा काबुल में पड़ता है। एक है कौन है, बाबर है, जिनका मकबरा कहां पड़ता है, काबुल में। दूसरा जो है जहांगीर है, जिसका मकबरा कहां पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। जिसका मकबरा कहां पड़ता है,
पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में बताओगे कहां पड़ता है? लाहौर में, लिखो। दूसरा मुगल बादशाह कौन मेरे बच्चे? जहांगीर, जिसका मकबरा कहां है? लाहौर में है। लाहौर जो कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। तीसरा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर मेरे बच्चे, और जो है मेरे बच्चे जफर लगा लेना इसके पीछे, बहादुर शाह जफर है या बहादुर शाह सेकंड। जफर की कहानी बताऊंगी, जफर क्यों लगाता था। तीसरा मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर है या बहादुर शाह सेकंड, एक ही व्यक्ति है, दोनों के नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है। इसका मकबरा कहां पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है, रेंगून में पड़ता है। कहां पड़ता है? रेंगून में। इसका मकबरा बना, वो कहां बना, बना या नहीं बना वो हमें मतलब नहीं है, परंतु क्वेश्चन आता है। मकबरा बना, वो कहां बना? रेंगून में बना। कहां पड़ता है ये? म्यांमार में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। परंतु इन्होंने ये कहा भी इसने जो अंतिम मेरे बच्चे इसे जो है इसकी मृत्यु होती है, तो उन्होंने अपने बारे में एक ये जो है जफर लिखा, इससे लिखो। ये जफर उपनाम से कविताएं लिखता था मेरे बच्चे। ये क्या लिखता था? जफर उपनाम से। बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर है, जफर है उपनाम से कविताएं लिखता था। जो जफर बहादुर शाह सेकंड दे देगा, वहां जफर नहीं देगा तुम्हें नाम के पीछे, क्या दे देगा? बहादुर शाह सेकंड दे देगा, ठीक है। तो इन्होंने अपने बारे में 2 लाइनें ऐसे कही कि मैं ऐसा बदनसीब बादशाह हूं, लिख लो, ये लाइन पूछी गई है। मैं ऐसा बदनसीब बादशाह हूं जिसे अपने वतन की 2 गज भूमि भी नसीब नहीं हुई। मैं ऐसा बदनसीब बादशाह, मैं वतन की ये लाइन एग्जाम में पूछी गई, ये लाइन देगा। ये किस बादशाह ने अपने बारे में कहा था? तो किसने कहा? बहादुर शाह जफर ने कहा कि मैं ऐसा बदनसीब बादशाह हूं जिसे अपने वतन की क्या हुई? 2 गज भूमि भी नसीब है नहीं। क्लियर मेरे बच्चे? अब आ जाओ, मैं हमार का थोड़ा सा निपटारा कर देती। किस सीमा लगती है भारत की? 4 राज्यों की सीमा लगती है। किस देश से? म्यांमार से। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते हुए सूर्य का राज्य कहा जाता है। हमारे भारत में सबसे पहले जो सूर्य दिखाई देता है वो कहां देता है? अरुणाचल प्रदेश में देता है। अगर सबसे कम लिंगानुपात पूछे, लिंगानुपात नहीं, सॉरी मेरे बच्चे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, जो कितना मेरे बच्चे? 17 व्यक्ति है पर किलोमीटर पे, ठीक है। और फिर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या मेरे बच्चे?
ईटानगर। लिखो, तुम लिखो, सारे मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं, तुम लिखते जाओ, मैं बोल रही हूं, मैं थक गई, तुम लिखो। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? उगते सूर्य का राज्य कहा जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, वो कहां देता है? अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। सूर्य उदय भारत में किस राज्य में सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान देश को कहा जाता है। और उगते हुए सूर्य का राज्य जो हमारे भारत में किसको बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। जनसंख्या घनत्व होता है मेरे बच्चे, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो वो 17 है मेरे बच्चे, 17 वर्ग किलोमीटर। ये किलोमीटर लिख लेना, मैंने घंटा लगा दिया क्या? किलोमीटर पर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 17 है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। वहां पर वर्ग किलोमीटर में जो कितने लोग रहते हैं? 17 ही लोग रहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, अरे क्लियर है? उसके बाद नागालैंड मेरे बच्चे, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। नागालैंड का एक त्योहार बड़ा फेमस है, बहुत बार पूछा गया, हॉर्नबिल। हॉर्न है बिल मेरे बच्चे। हॉर्नबिल त्योहार किसका है? नागालैंड का, बहुत बार पूछा गया है। हॉर्नबिल त्योहार किसका है? नागालैंड का है। और जो मेरे बच्चे नागालैंड हॉर्नबिल त्योहार को 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाता है, ये डांस वगैरह होते हैं उनके, तो उसमें जो है हॉर्नबिल त्योहार कब से लेके कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है। और जो है 1 दिसंबर को, क्योंकि नागालैंड अलग से राज्य अस्तित्व में आया था, इसी खुशी में वो क्या बनाता है? हॉर्नबिल त्योहार है बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है मेरे बच्चे? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर का जो हाल ही में सीएम बनाए गए हैं मेरे बच्चे, क्योंकि वह मणिपुर जिसमें किसका झगड़ा चल रहा है? 2 जातियों का। कौन सा? मणिपुर में जो है मेरे बच्चे, सुन लो पहले, ध्यान से सुनना। ऐसे एक पहाड़ी बनी हुई है, ऐसे एक पहाड़ी बनी हुई है, मणिपुर जो पूरा राज्य ऐसे बना हुआ है। ये पहाड़ी ऊपर जो यहाँ रहती है मेरे बच्चे, कुकी रहती है, कुकी जाति के लोग रहते हैं, कुकी के लोग। यहाँ घाटी है मेरे बच्चे, यहाँ मेती जाति के लोग, मेती जाति के। तो इसमें 2 जातियां पड़ती है, कौन सी? कुकी और है मेती। इसको लेकर बीच में इन दोनों के संघर्ष चलता है। इन दोनों इस जगह को लेके क्या रहता है? संघर्ष चलता रहता है। एक जो है पहाड़ी ऊपर रहते हैं, एक जो है घाटी में नीचे रहते हैं, तो हमेशा उनके बीच में क्या रहता है? संघर्ष रहता है। तो मणिपुर में जो है सबसे ज्यादा जो है क्या लगा? यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा। ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा, वो कौन है? मणिपुर है। कितनी बार लगा? 12 बार। हाल ही में अभी जो है 2025 में मणिपुर में जो क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा, जो 1 साल तक चला है। हाल ही में इनके सीएम बनाए गए हैं। सीएम किसको बनाया गया वो बताओ? किसको? वहां के जो राज्यपाल कौन थे? शासन चला रहे थे। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है?
नहीं पीते? पीने का मतलब वही नहीं, अरे पानी भी तो पी लेते हैं या पीते हैं? अरे क्लियर है? ये है मेरे बच्चे हमने जो पढ़ा, ये सारी कहानी हमने पढ़ ली है, इतनी इतने हम चले। तो ये पढ़ा हमने, हमारा टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो 2 क्लासों में कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अंग्रेजों का भारतीय क्षेत्र में विस्तार, वो हमने कुछ एक पढ़ लिया है, जिसमें बेदरा का युद्ध पढ़ लिया, बांडीवास का युद्ध पढ़ लिया, थोड़ा कम दिखाई, बेदरा का युद्ध हो गया, बांडीवास का युद्ध हो गया। उसके बाद बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल का क्षेत्र उससे पहले हमने मध्यकालीन भारत में पढ़ के आए हम सारे मुगल। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल का क्षेत्र जो है, वहां जो सूबेदार था कौन था? मुर्शिद अली खान था। उसने आप सोचा भी, अब उनको पता था भी उसके जो बेटे हैं वो इतने निकम्मे हैं, उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, वहां का जो शासक बन जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जो बंगाल का क्षेत्र के बाद अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग सियासतों में, जैसे उसमें हमने क्या पढ़ा, अवध का अलग आएगा, बंगाल का अलग होगा, हैदराबाद का अलग होगा, मद्रास का अलग होगा, और जो है इधर मैसूर का अलग होगा, राजपूत अलग होंगे, सिख अलग होंगे, दिल्ली का अलग। ठीक है, बहादुर शाह जफर के बाद दिल्ली की गद्दी पे चले जाएंगे अंग्रेज। तो मैंने उसके बाद तुम्हें जो कराया मेरे बच्चे, ये कहानी जो बताई मैंने तुम्हें, उसके बाद हमने शुरू किया भी जो है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल का हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो बताया, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद अगर करें उत्तर मुगल काल के पहले हमने सारे नाम लिख लिए, उसके बारे में उनकी मेन बातें थी वही कर ली हमने, सारा पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, परंतु ये तुम्हें लिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे मैं अंग्रेज पढ़ाऊंगी तब तुम्हें बताऊंगी भी उस टाइम वो मुगल बादशाह था, तो तुम्हारे मन में ना रहे भी मैडम ने करवाई नहीं है, तो ये तुम्हें बस सिर्फ लिखना है। इनकी मेन बातें थी वो मैंने तुम्हें बता दी। इसमें खास बात क्या थी, एक तो तुम्हें ध्यान रखना है बहादुर शाह प्रथम तो ध्यान ही रखना है उत्तर मुगल काल का, दूसरा जजिया कर का ध्यान रखना है जो जहादार ने लगाया, उसके बाद जहादार ने समाप्त किया, फर्रुखसियार ने लगा दिया था, और जो उसको परमानेंट समाप्त कर देगा वो कौन कर देगा? मोहम्मद शाह रंगीला कर देगा। फर्रुखसियार के बारे में तुम्हें एक बात याद रखनी है, इन्होंने क्या फरमान जारी किया? शाही फरमान जारी किया। जो हम अंग्रेज पढ़ेंगे वहां शाही फरमान आएगा, वहां बताऊंगी भी किसके टाइम शाही फरमान है जारी हुआ था। उसके बाद जो है मेरे बच्चे मोहम्मद शाह रंगीला बोला जाता है। रंगीला के टाइम में करनाल का तीसरा युद्ध होता है, जो किन के बीच होता है? नादिर शाह के बीच में। और जो नादिर शाह आता है वो वापिस जाता है, क्या लेके जाता है? मेयर शासन और कोहिनूर हीरा। ये कोहिनूर हीरा आगे वापिस आएगा, हम जब सिख आंग्ल युद्ध पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, उसके बाद देखो रे इनका बताया, फिर अहमद शाह ये चले गए, शाह द्वितीय ये चला गया, ये आगे पढ़ेंगे हम, प्लासी और बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, तब इसमें सन आएगा 1764 वाला, जब उसमें देखेंगे। अकबर द्वितीय का कोई खास बात नहीं है। बहादुर शाह जफर की मैंने बता दी 1857 की क्रांति मेरे बच्चे। 1857 की क्रांति है जो मेरे बच्चे
बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में होगी, जो अंतिम मुगल होगा। फिर मैंने मुगलों का बताया भाई 3 ऐसे मुगल बादशाह जिनके मकबरे जो है भारत से बाहर पड़ते हैं, बाबर है, जहांगीर और है बहादुर शाह है। बहादुर शाह का कहां पड़ता है? रेगून पड़ता है। उसने अपने बारे में 2 पंक्तियां बोली थी, वो क्या बोली थी? मैं ऐसा मुगल बादशाह जिसको अपने वतन की क्या नहीं हुई, 2 गज भूमि भी नसीब नहीं हुई थी। ये लाइन पूछी गई है। और ये जो पूछता ना मेरे बच्चे, जो अब HCS का होता है या UPSC का होता है, वहां ऐसी डीपली चीजें पूछी जाती। तुम्हारे सीधा पूछ लेगा अंतिम मुगल कौन था, ऐसा मुगल बादशाह जिनका बाहर मकबरा है, रेंगुन में किसका मकबरा है? बहादुर शाह का है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमने म्यांमार का पढ़ लिया मेरे बच्चे, म्यांमार की राजधानी पढ़ ली, किस किस राज्य की सीमा लगती है, किस किस राज्य में क्या खास बात है, वो भी मैंने मणिपुर का बता दिया है, जो हाल ही चर्चाओं में चल रहा है। मणिपुर का जो है मेरे बच्चे, इन जाति को लेके जो है एक कमेटी बनी हुई है, जो आज करंट का था वो मेरे अब ध्यान नहीं आ रहा, नहीं तो मैं बताती भी। उनका जो है अध्यक्ष जो है वो बदला गया है, वो बताऊंगी, कल बता दूंगी, ठीक है मेरे बच्चे, इतना क्लियर है? ये आगे और पढ़े, क्या विचार है तुम्हारे? बहुत हो गया? खुश हो? हम दुखी कब थे मैडम? खुशी थे, बस याद ही नहीं होता है ना। चलो मेरे बच्चे, ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चे।